सारे आगे जो सीट्स खाली है इनको फिल करें, जल्दी से करें आगे जी। जगह नहीं है क्यों? चलो जो जो आ सकते वो तो आ जाए ना। जी आप लोग ओके, आप लोग सारे पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेने के लिए बैठे हैं? ओके, लड़के इतने ही हैं आज छुट्टी पे? नहीं है? पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने, आपको पता होगा इस बात का कि इसको थोड़ा सा ना आगे भी कर लो बोर्ड होगा इस चीज का बहुत अच्छे से कि जो पेपर है वो दो पेपर है, 200 मार्क्स के पेपर है, और जो पेपर 1 है उसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है आपका, दिस इज योर फिलोसॉफिकल पार्ट, यानी कि आपके जो फिलोसफर्स हैं, वालेकुम अस्सलाम, वो इस पार्ट में। और फिलोसफर्स दो तरह के हैं, एक आपके वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं और एक आपके ईस्टर्न या मुस्लिम फिलोसफर्स हैं। और इस फिलोसफी में जो मेन चीज है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस फिलोसफी को पढ़ने का, इस बात को आप लोगों ने अपने जहन में बिल्कुल बिठाना है कि जो फिलोसफी आपने पढ़नी है ये इन फिलोसफर्स की। इसके अलावा आप लोगों ने कोई इनकी सोशल फॉर्म्स के अगेंस्ट, कोई इनकी पर्सनल लाइफ की चीजें, आपको पॉलिटिकल साइंस के हवाले से उस चीज में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपका फिलोसफी एज सब्जेक्ट है तो वो आप दूसरे सोर्सेज से इनकी पूरी की पूरी कंप्लीट फिलोसफी जरूर पढ़ेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल फिलोसफी, क्योंकि इन सारे फिलोसफर्स की पॉलिटिकल के डिफरेंट और कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं दुनिया के जिन्होंने लेगेसी इन फिलोसफी से ही कॉन्फर की हुई है, इन्हीं से ही इनहेरिट की हुई है। तो आप लोगों ने इसको सिर्फ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, पॉलिटिकल डोमेन में पढ़ना है, इस ज्यादा जाके नहीं पढ़ना। फिलोसफर्स में से 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से मैंडेटरी है। ओवरऑल आपको पता होगा कि 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज है, ये आपको दे चुका हूँ ना मैं डेमो इसका। 20 के आंसर आने के पार्ट ए में 3 क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें से 2 करने, और पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें से 2 करने। एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि पार्ट ए में से 4 क्वेश्चन दे और आपको उसमें से 2 करने, और पार्ट बी में से 3 क्वेश्चन दे और आपको उसमें से 2 करने। यानी कि फिलोसफर जो है वेस्टर्न प्लस मुस्लिम फिलोसफर्स, तो इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल 3 आए, उससे पिछले साल 4 आ गए थे, तो इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 2 करने हैं और 2 नीचे वाले पोर्शन में से करने हैं, जो क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल फॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल टर्म्स हैं, जहां पे इस फिलॉसफी को आप लोगों ने अप्लाई करना है। जो फिलॉसफी हम पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे,
नीचे डिफरेंट, फॉर एग्जांपल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, तो अगर थॉमस हॉब्स को आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप थॉमस हॉब्स को सॉवरेनिटी में कोट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता चलेगा कि थॉमस हॉब्स ने सॉवरेनिटी के बारे में क्या कहा था। क्लियर है ये बात? तो आप लोग अगर पढ़ना भी इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो आप लोग इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, पहले फिलोसफर्स करेंगे और फिर नीचे वाले कॉन्सेप्ट्स। अब मसला ये है कि इस सब्जेक्ट का, इसका जो कोर्स आउटलाइन है, जो सिलेबस है, वो बहुत ही बड़ा है। मतलब प्रैक्टिकली अगर आप इसके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बैठेंगे तो यू नीड एटलीस्ट 60 to 70 डेज, शायद इससे भी ज्यादा। ठीक, तो हमने इसको इतना टाइम नहीं देना, हमने इसको 40 to 45 डेज में इन टोटलिटी हमारे एग्जाम के लिए हमने इसको कंप्लीट पढ़ लेना है विद ऑल द नोट्स। नोट्स मेकिंग भी आप लोगों ने साथ साथ करनी है। आ रहा हूँ, जो सीएसएस का सिलेबस पीएमएस आपका ऑटोमेटिकली सारा का सारा तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आप पीएमएस के लिए तैयार कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस, तो आपका सीएसएस पूरा का पूरा तैयार नहीं होगा। जिन लोगों ने सिर्फ पीएमएस देना है, सीएसएस नहीं देना, तो वो पीएमएस के सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयारी करेंगे। सॉरी जी, पेपर पैटर्न पीएमएस का डिफरेंट है। पीएमएस में एमसीक्यूज नहीं आते, ना ही ये पोर्शंस बने हुए आते हैं। स्ट्रेट 8 क्वेश्चंस आएंगे आपको, उसमें से 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, तो ये आप लोगों ने स्ट्रेटेजी रखनी है अपनी कि पहले फिलोसफर्स और फिर बाद में दूसरी चीजें। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा इरेलेवेंट है, वो एग्जाम में कभी नहीं आती, अगर वो आ भी जाए तो यू विल लीव दोज क्वेश्चंस फॉर द चॉइस। वेस्टर्न फिलोसफी के 27 फिलोसफर्स हैं, ठीक है, तो वो 27 के 27 आप लोगों के साथ रेलेवेंट नहीं है, ना ही वो 27 में से सारे के सारे पेपर में देता है। ठीक है, फिलोसफर ने आप लोगों को टिक मार्क करवा दे दो, अगर किसी के पास सिलेबस है तो मुझे दिखा दो कि जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक फिलोसफर्स होंगे, तकरीबन मैं आपको कवर करवा दूंगा सारे। कुछ फिलोसफर्स नहीं कवर होंगे तो उनके मैं आपको सोर्सेज या नोट्स बता दूंगा कि कहाँ से आप लोगों ने उसको पढ़ना है। ये मुझे कोई एक बच्चा दे दे बस। ये भी मैं सिर्फ सीएसएस के बता रहा हूँ, पीएमएस आप लोगों ने यही वाले कर लेने, पीएमएस आपकी कवर हो जाएंगे। नंबर 1 इज प्लेटो, वेस्टर्न फिलोसफी में इसको टिक करते जाओ बस, अगर नहीं है तो नाम लिखते जाओ जल्दी जल्दी। प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, हॉब्स HOBBES, हॉब्स, लॉक LOCKE, रूजो ROUSSEAU, मिल, हीगल HEGEL, मार्क्स MARX, इसके अलावा जो बाकी है ना, लेनिन, माओ, ग्रेमेस्की, काय पॉपर, पेरी बॉडे, जॉन रेविस, फ्रांसिस फुकुयामा, फोकाल्ट, डेरिडा, अब ये सारे के सारे डिस्कार्टिस, ये सारे के सारे कॉन्टेम्परेरी फिलोसफर्स हैं। ये जो ट्रेडिशनल फिलोसफी की जिन्होंने बेस रखी थी, ये वो लोग नहीं है।
तो ना इनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना टाइम इस पर वेस्ट करो। इनमें से कोई एक आधा आ भी जाता है तो उसको चॉइस पे छोड़ दो, लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। मुस्लिम फिलोसफर्स में करें टिक मार्क, अल फराबी, अल मवारदी, इमाम गजाली, अल मवारदी, इमाम गजाली, इब्ने खल्दून, कोर्स में लिखे हुए यार, देख लेना जाके, कोई तरह मसला नहीं। अल मवारदी, इब्ने खल्दून, शाह वलीउल्लाह और इकबाल। शाह वलीउल्लाह भी इसलिए कि वो पिछले साल उसने दे दिया पेपर, वरना वो पहले ये भी नहीं था देता। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो अल फराबी, गजाली और इब्ने खल्दून है फॉर सीएसएस, और इकबाल फॉर पीएमएस। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आपके दिल को तसल्ली ना मिले तो आप बाकी भी कर लो, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि पहले अपनी ये फिलोसफर्स करके अपने नीचे वाले सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो। पार्ट बी में से आप लोगों ने कोई एक चीज भी नहीं छोड़नी, हर चीज आप लोगों ने उसमें से करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये पार्ट ए में से फिलोसफर्स मैंने आपको बता दिए तकरीबन 10 और 5 15, ये है 27 और तकरीबन 37 38 है, तो उसमें से आपने 15 करने हैं बस। तो देख लें अब कैसे आप लोगों ने इसको तरतीब देनी है। 15 फिलोसफर्स, एक दिन में एक फिलोसफर, ठीक, कितने दिन में हो गए 15, 10 दिन में नीचे वाला सारी पॉलिटिकल साइंस 25, 15 दिन में पेपर बी 40, 5 दिन में पास पेपर्स 45। अगर तो इस तरह चलोगे तो 45 डेज में हो जाएगा, वरना पॉलिटिकल साइंस 6 महीने पढ़ते रहोगे तब भी तैयार नहीं होगा। ये आप लोगों की मर्जी है। और एक किसी भी फिलोसफर को करने से पहले मेरा मेजर एम्फोसिस ये होता है पॉलिटिकल साइंस में कि मैं आपको फिलोसफर को सिर्फ उतना पढ़ाऊं जिस हवाले से पास पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप लोग भी यही करोगे। पॉलिटिकल साइंस के हवाले से 10 12 15 ईयर्स के पास पेपर कंसल्ट करोगे तो आप देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्लियर है यहाँ तक, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, बाकी कुछ नहीं छोड़ना। पेपर बी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता दूंगा कि कौन से करने और कौन से छोड़ने। छोड़ने से मुराद ये है मेरा कि मैं इनको लेस इंपॉर्टेंट इसलिए समझता हूँ कि एग्जामिनर इनको एग्जाम में नहीं देता, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि ये पेपर में आ नहीं सकते, सिलेबस का पार्ट है तो आ सकते हैं, ठीक। ये लो किसकी है, पीछे लड़ो उसके लिए। आप किसी भी अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी जो वालेकुम लोग अस्सलाम। लेक्चरार के लिए अप्लाई करें, सर मैंने ना लेक्चरार के लिए अप्लाई किया है, तो सर उसके लिए भी मैं मतलब जो आप बता रहे हैं यही तैयार करेंगे हम लोग भी? नहीं 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 नहीं, लेक्चरार के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आप एमसीक्यूज के हवाले से हर फिलोसफर को एक दफा रीड जरूर करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप बाकी फिलोसफर्स को रीड करेंगे और एमसीक्यूज की कोई पास पेपर की बुक्स होंगी जी लेक्चरार जी। की, उधर से कंसल्ट करेंगे कि किस फिलोसफर में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली वैसे जो एग्जामिनर का फोकस होता है, एम्फेसिस होता है, वो इन्हीं फिलोसफर्स के ऊपर ही होता है जो मैंने आपको बताए हैं। सर काइंड अमरीन आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी सर, मैं आपकी बात सुन रही थी। सर आप कौन सी बुक बता रहे हैं, काइंडली रिपीट कीजिएगा। एमसीक्यूज के लिए आपने पास पेपर की कोई बुक लेनी है अपनी लेक्चरर की। जी जी ठीक है सर। जी फरिया, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। इसमें ना मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने वैसे कह भी दिया है कि मैंने उसी तरह से पढ़ाना है जैसे पास पेपर में इसको पूछा गया है, तो सर ये नहीं हो सकता कि एक एंगल से एक साल पूछा गया है तो अगले साल मतलब वो थोड़ा
एंगल चेंज करने उसको उसके पूछने का, या रिपीट बिल्कुल ही होता है और एक ही तरह से ही होता है? रिपीट नहीं होता, मैंने भी लेकिन ये कि पास्ट पेपर्स अगर आप देखोगी ना, तो आप 12 साल के पास्ट पेपर देखोगी तो आपको उसमें रेपिटेशन नजर आने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जी सर। डोमेन या ये जो बाउंड्री हमने डिफाइन कर, पॉलिटिकल फिलोसफी किधर किधर तक पढ़नी है, तो वो पास्ट पेपर ही डिटरमिन करेंगे। ठीक हो गया, मतलब जितना पास्ट पेपर में पूछा गया उतना ही आप उसकी पॉलिटिकल फिलोसफी को फॉलो करो। जी जी, मेरे ख्याल से तो यही करना चाहिए। जी सर, थैंक यू। अच्छा, अब आज हमने फर्स्ट फिलोसफर अपना स्टार्ट करना है। किसी भी फिलोसफर की अगर आपने फिलोसफी समझनी है, तो सबसे पहले उधर का सोशल पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है और जो एटमॉस्फेयर है वो समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिलोसफी डज नॉट एक्ट इन आइसोलेशन। फिलोसफी के ऊपर इम्पैक्ट होता है समाजी सियासी हालात का, लोगों के नजरियात का, लोगों की आदत का। तो अगर ये आप लोगों को पता हो तो ये आपने लाजमी इसको देखना है। फिलोसफी के लिए बुक मैंने आप लोगों को रिकमेंड की हुई है, नहीं की वेस्टर्न सर। फिलोसफी। अच्छा, वेस्टर्न फिलोसफर के लिए बुक लिखो जूड हरमन, JUDDHARMON। ये इसकी पॉलिटिकल फिलोसफी है, फ्रॉम प्लेटो टू, पता नहीं क्या ये इसका टाइटल है। जूड हरमन की बहरहाल बुक है पॉलिटिकल साइंस की, नंबर 1। नंबर 2, यूट्यूब चैनल है स्कूल ऑफ लाइफ, ये आप लोगों ने कंसल्ट करना है। और नंबर 3, अगर किसी को समझ नहीं आती फिलोसफी, जूड हरमन इज अ वेरी गुड बुक, बट साथ ही साथ उसकी थोड़ी सी जो लैंग्वेज है ना वो डिफिकल्ट है। और वो बहुत ज्यादा कोई, अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है, क्योंकि हमारी होती नहीं नॉर्मली, तो वो बहुत ज्यादा आपको तंग करेगी, शुरू में समझ नहीं आएगी। तो YouTube से आपने छोटी छोटी वीडियोस हर फिलोसफर के ऊपर डिफरेंट लोगों की देखनी, ताकि आपको जस्ट समझ आए कि वो फिलोसफर के बारे में कह क्या रहा है, बात करना क्या चाह रहा है। तो थोड़ी सी आपने इसको क्रैमिंग भी करनी है, कुछ चीजों को, कुछ आइडियाज को समझा मैं दूंगा, लेकिन आप लोगों ने अपने दिमाग में वो चीजें रखनी है। जिस तरह वो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, हेडिंग्स होती है, तो वो अपने दिमाग में आप लोगों ने बिठानी है कि ये क्या बात करता है। इसके अलावा अगर किसी को मिल सके तो येल यूनिवर्सिटी के कुछ लेक्चर्स हैं फिलोसफी के ऊपर ऑनलाइन। पहले तो इनकी एक्सेस फ्री थी, अभी पता नहीं है कि नहीं है फ्री। नंबर 4 पे अगर आपसे ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती, तो JWT की एक बुक है अली नकवी की, आप उधर से पढ़ लें। वो फॉर्मूला बुक है, वो आपके पूरे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कवर कर लेगी। बेस्ट आइडिया ये होगा कि आप जूड हरमन और अली नकवी से पहले पढ़ें, चीजों को समझें, और फिर जूड हरमन को रीड करें और मेक नोट्स। समझ आ गए सोर्सेस? जब मजरुल हक से जो पढ़ना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप सर तैमूर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे पोल साइंस, जो मिनट। हाँ, मजरुल हक से चीजें करनी है, लेकिन मैंने कभी सिर्फ फिलोसफर्स के लिए बताया, वो भी सिर्फ वेस्टर्न फिलोसफर्स। उन्होंने सही बताया आपको, लेकिन थोड़ा सा नीचे है वो। अच्छा, प्लेटो बेसिकली he was regarded as one of the first or the pioneer of political philosophy in the science of politics। हुआ क्या था कि प्लेटो का जो टाइम था, प्लेटो की जो फिलॉसफी थी वो सारी की सारी बेस करती है, जो मेजर इसका एम्फसिस है, फोकस है,
आइडियलिज्म पे, कि चीजों की आइडियल फॉर्म्स क्या हुआ करती हैं, किसी भी चीज की आइडियल फॉर्म क्या हो सकती है। प्लेटो की सारी फिलॉसफी आप देखेंगे कि वो डिफरेंट जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो इसी चीज पे बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फिलोसफर को पढ़ने के लिए आपको मैंने बताया कि उसके सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड का उस टाइम पे क्या हालात थे पता होना चाहिए। प्लेटो वाज अ रेजिडेंट ऑफ एथेंस एंड एथेंस वाज अ सिटी स्टेट इन ग्रीस। ये पुराने कुछ एरियाज हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री आपको कुछ ना कुछ पढ़नी पड़ेगी। और उस टाइम पे प्लेटो बिलोंग टू अ वेरी वेल्दी रिच फैमिली, अच्छा स्टेटस था फैमिली का। बट प्लेटो के जो प्लेटो का जो टीचर था, जो मेंटोर था, ही वाज अ वेरी डिफरेंट मैन। और प्लेटो का जो मेंटोर था, जो टीचर था, वो कौन था? अरिस्टोटल स्टूडेंट था प्लेटो का। सुकरात का इंग्लिश में क्या नाम है? सोक्रेटिस। He was a very different man, और वो आम लोगों से डिफरेंट इसलिए था बिकॉज वो उस टाइम भी जिस चीज की बात करता था वो थी लॉजिक। कि अगर कोई काम हो रहा है, अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, क्या वजह है। इसके अलावा प्लेटो को कुछ और लोग भी थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया। उनमें पाइथागोरस एक इम्पॉर्टेंट नाम है जिसका हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं मैथ्स में। Pythagoras was also one of the mathematicians because he gave the reason of figures, forms. Parmenides, Parmendis. फिर Protagoras। ये कुछ लोग हैं, you don't need to go into the details, but ये कुछ लोग हैं कि जिन्होंने प्लेटो को इंस्पायर किया था। और उसकी हमें कैसे पता चलता है कि प्लेटो को इंस्पायर किया था? एक तो नाम इसका प्लेटो नहीं है, प्लेटो है। ठीक है, प्लेटो को इंस्पायर इन्होंने क्यों किया था, कैसे किया था? वो इसलिए किया था कि हमें किसी भी फिलोसफर की पॉलिटिकल फिलोसफी ही बताती है कि वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ है या किससे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि डेमोक्रेसी जो उस टाइम पे एथेंस में थी, ग्रीस में जो डेमोक्रेसी थी, प्लेटो वाज नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ये बात सोचना, समझना, हजम करना बड़ा मुश्किल है कि एक पॉलिटिकल फिलोसफर होके व्हाई वाज ही नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, उसका जो अर्ली चाइल्डहुड है दैट वाज एन एरा ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल डिसलोकेशन, जिसमें इश्यूज चल रहे थे। स्पार्टा एक सिटी स्टेट थी अराउंड द कॉर्नर, जिनकी, ये तो एथेंस में रहते थे और एथेंस की एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। और स्पार्टा जो है इट वाज अ सिटी स्टेट एंड वो मिलिटरली, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। वहाँ की यूथ बहुत ज्यादा एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, और सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर थे वो बहुत वेल रिफॉर्म्ड और वेल ऑर्गेनाइज थे। बट हुआ क्या कि स्पार्टा अटैक एथेंस इन अ वॉर, और वो वॉर थी
इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। पेलोपोनेशियन वॉर, जिसमें स्पार्टा वॉन अगेंस्ट एथेंस। स्पार्टा और एथेंस को कंफ्यूज नहीं करना, इनको जस्ट दो नाम समझ लो कि ये दो सिटी स्टेट थी जो आपस में एक इन्फ्लुएंस के लिए उस टाइम पे जंगे हुआ करती थी, इन्फ्लुएंस के लिए, टेरिटरी बढ़ाने के लिए, एरिया को कंट्रोल करने के लिए, अपनी दांत जमाने के लिए। तो स्पार्टा अटैक्ड एथेंस और एथेंस वो जंग हार गया। और स्पार्टा क्योंकि मिलिटरली ऑर्गेनाइज थे, यूथ एजुकेटेड थी, तो ये चीज प्लेटो को पता चली कि ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक। तो एथेंस में उस टाइम पे, जो मैं आपको रीजन बता रहा था कि एथेंस में उस टाइम पे डेमोक्रेसी थी जब प्लेटो वहां पे था, एंड इट वाज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दो किस्म की डेमोक्रेसी हुआ करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि हर कोई डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है इन ऑल द डिसीजन मेकिंग। मतलब फॉर एग्जांपल सर ये हम आज की प्लेटो जो का फॉर्म, एरा है वो किस सन का है? ये रुको एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। 594 BCE। ओके 594 BCE। एमसीक्यूज के हवाले से आपने उनके इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो प्लेटो का बात कर रहा था, मुझे वो बात ही भूल गई। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये फर्क होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एवरीवन पार्टिसिपेट्स इन द डिसीजन मेकिंग, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। जिस तरह हमारी आज की डेमोक्रेसी है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये होगी तो फॉर एग्जांपल ये मेरी पार्लियामेंट है और मैं इनसे अभी वोट करवा लूं कि आप लोगों ने लेक्चर आधे घंटे का लेना है कि घंटे का लेना, तो आप लोग सारे पार्टिसिपेट करो। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये होगी कि मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग क्लास के 5 मॉनिटर्स चूज करो और फिर मैं उनसे वोट करवा लूं कि वो लेक्चर आधे घंटे का लेना चाहते हैं या घंटे का लेना चाहते हैं। तो वो जो 5 लोग आपके भी आप पे डिसीजन ले रहे हैं, इट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये कि आप लोग तमाम, अब उस टाइम पे क्या होता था कि कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई लॉ बनाना है, कोई रूल बनाना है, तो हर किसी को राइट टू वोट हासिल था एक्सेप्ट 2 लोगों के। वो 2 लोग कौन थे? थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि वो 2 लोग थे जो इन्फेंट्स, बच्चे, एडल्ट्स, छोटे बच्चे, और दूसरे फीमेल्स, वुमेन। उनको नहीं था सिर्फ राइट टू वोट, इनके अलावा कुछ गुलाम भी थे, उनको भी नहीं था। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि ह्यूमन राइट्स वैसे सफरेजेट ऐसा कुछ नहीं था, तो मेनली एक पैट्रियार्क सोसाइटी में, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेल्स को ही ज्यादातर, मतलब, लेकिन ये ना कि मेल्स में से भी ज्यादा जो सारे के सारे मेल्स उस टाइम के थे वो दे वर अलाउड टू वोट। और इसी तरह एक तो ये रीजन थी कि जब पेलोपोनेशियन वॉर हुई तो स्पार्टा वॉन अगेंस्ट एथेंस, तो सोशल डायरेक्ट डेमोक्रेसी होने के बावजूद प्लेटो को ये बात समझ आ गई कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ सिस्टम व्हिच कैन सेव अ स्टेट फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेजन। कि अगर बाहर से कोई आप पे हमला करता है तो डेमोक्रेसी में इतना कोई दमखम नहीं है कि ये आपको रोक सके। ऑल्दो ये आज के हवाले से ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि इसके बाद फिलोसफर्स ने अब तो ये कहा है कि 2 डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर विद ईच अदर, कि 2 अगर जमहूरियतें हैं तो वो आपस में जंग नहीं करती। वो शुरली पटाखे को 1-2 दिन की कोई कन्फ्रंटेशन तो हो सकती है, लेकिन एक कॉम्बैट, एक प्रॉपर फील्ड बैटल नहीं हुआ करती। ठीक। अगर वो ट्रू डेमोक्रेसी, जहाँ डिक्टेटरशिप्स हैं, तब तो जंगे हो सकती है। हमारी इंडिया के साथ जब भी जंग हुई है तो हमारे पास डिक्टेटरशिप ही थी एक्सेप्ट 71, लेकिन उस टाइम पे भी जो मेन रूलिंग हमारी क्लास थी वो डिक्टेटरशिप की ही थी। ठीक है। और
ये पहली रीजन हो गई। दूसरी रीजन ये कि एक के बाद एक 30 ओलिगार्क्स आए। ओलिगार्क्स, इट इज अ टाइप ऑफ ओलिगार्की जो है, इट इज अ टाइप और अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस जिसमें एक बंदा जो है वो ऑल पावरफुल होता है और वो जो राइट टू रूल है, राइट डिवाइन राइट टू रूल ऑफ एक्सरसाइज करता है। मैं आप लोग आगे जाओगे तो पढ़ाऊंगा। आप यूं समझो कि कोई रूलर्स आए और उन्होंने रूल किया एक के बाद एक एथेंस के ऊपर। दूसरी चीज जिसने प्लेटो को डेमोक्रेसी से दूर किया वो ये कि सोक्रेटिस का, मुझे ये बताओ कि सोक्रेटिस की जो बुक्स है, सोक्रेटिस की जो फिलॉसफी है वो कितनी है, कितनी बुक्स लिखी है सोक्रेटिस ने और क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसकी? किसी को पता है इसके बारे में कुछ? वाइल्ड गैस। सोक्रेटिस प्लेटो का टीचर है तो पहला फिलोसफर तो बेसिकली वही था, लेकिन हमारे पास सोक्रेटिस की कोई फिलॉसफी हमें मिलती नहीं है। सोक्रेटिस की कोई बुक हो, कोई राइटिंग हो, कोई चीज हो, नहीं आइडिया बिल्कुल। हाँ, सोक्रेटिस ने कभी कोई बुक, कोई फिलॉसफी नहीं लिखी। हमें सोक्रेटिस की जितनी भी फिलॉसफी मिलती है वो थ्रू द वर्ड्स ऑफ प्लेटो ही मिलती है। प्लेटो ने अपनी राइटिंग में सोक्रेटिस को ग्लोरीफाई किया है, उसको एक्सप्लेन किया है। सोक्रेटिस की खुद कोई एग्जिस्टेंस इन द बुक्स, इन द लिटरेचर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है। बट सोक्रेटिस उस टाइम का एक रैशनल आदमी था। उस टाइम पे वो ये कहता था कि जो यूथ है दे शुड नो कि वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, दे शुड क्वेश्चन अबाउट इट। और इस क्वेश्चन को, इस तरीके को उन्होंने कहा कि ये सोक्रेटिक मेथड है कि जिसमें यू नीड टू फाइंड द रीजन कि अगर ये पंखा चल रहा है तो ये हवा क्यों दे रहा है, लाइट चलती है तो रोशनी क्यों देती है, रोशनी क्यों जरूरी है, क्या रोशनी के बगैर हम नहीं रह सकते? ठीक है, रोशनी तो सनलाइट से भी मिल रही है, तो क्या हमारे लिए वो काफी नहीं है? तो ये जो क्यों है, कैसे है, कब है, ये जो आपसे कोई बात फॉर एग्जांपल पूछता है, मतलब मैंने आपसे एक सिंपल सी बात ये पूछनी है कि आपने आज अखबार पढ़ा है, ये मैंने फॉर एग्जांपल आपसे पूछना है। तो मैं ये आपसे पूछूंगा, मैं डायरेक्टली आपसे ये बात नहीं पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आपको पता है क्या आज के एडिटोरियल में क्या था? आप कहोगी हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने अखबार पढ़ा है। आप कहोगी ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने अखबार नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने आपसे अखबार के बारे में डायरेक्ट तो बात नहीं पूछी, मैंने तो एडिटोरियल के बारे में बात पूछी। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने एडिटोरियल पढ़ा है, तो आप कहो कि सर दूसरे एडिटोरियल में ये बात थी। अब मैंने आपसे जवाब मांगा था हाँ या ना, आपने जवाब दिया कुछ और। तो आप इसके बारे में बताएं सर, दूसरे एडिटोरियल में जो ये बात थी उसमें क्या ये रीजन हो सकती है? अब मैं आपको बात समझा रहा हूं बट नॉट डायरेक्टली, इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। आप मुझे जवाब दे रही हो इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन करने की टेंडेंसी है, टू बी रैशनल, टू बी लॉजिकल, टू बी रीजनेबल, ये सोक्रेटिक मेथड होता है कि आप क्वेश्चन की फॉर्म में दूसरों से क्वेश्चन करके उससे नॉलेज लो और उस पे नॉलेज इम्पार्ट करो। इससे आपकी और उसकी लॉजिक, दोनों की जो लॉजिक है वो इंक्रीज होती है। हुआ ये था, आप लोगों को पता नहीं, ये पता हो कि ना पता हो, सोक्रेटिस को इसी तरह एक डेमोक्रेसी के ही एक झुंड ने, लोगों के एक ग्रुप ने, दे डिसाइडेड टू किल सोक्रेटिस और उसे उन्होंने हेमलेट में जहर पिला दिया था। he was poisoned, he was given poison, और उसको कहा गया कि वो जहर के प्याले को पिए। और उस पर इल्जाम ये था
कि वो बड़ी एक ना खतरनाक हरकत करता था। वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं था मानता, और वो कहता था कि ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को आप मान के रैशनल हुए बगैर जिंदगी गुजारते हो, दिस इज रॉन्ग। और वो यूथ को इंस्टिगेट करता था कि आप अपने बड़ों से पूछो पर्पस ऑफ लाइफ, रीजन ऑफ लाइफ, रीजन ऑफ एवरीथिंग। तो उस पर इल्जाम ये था कि ये हमारी यूथ को मॉरल वैल्यूज से दूर कर रहा है, उनको करप्ट कर रहा है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ गॉड और करप्टिंग द यूथ, ये दो मेन रीजन थे जिनकी वजह से प्लेटो सोक्रेटिस को पॉइजन दिया गया, जहर पिलाया गया विद द डिसीजन ऑफ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो वो प्लेटो के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर एक मेरे मेंटोर, मेरे फ्रेंड को और एक इतने पढ़े लिखे काबिल समझदार आदमी को ये जो कंसेंसस है, आम लोगों का कंसेंसस, ऑब्वियसली बात है कि अगर कलेक्टिव कंसेंसस के प्रोज होते हैं तो ऐसी बात थोड़ी है कि कभी किसी चीज के कॉन्स नहीं हो सकते। तो उसने ये कहा कि ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसने क्या करना है, इसने, इसके पास पावर है, इट कैन टर्न इनटू अ अथॉरिटेरियन मॉब रूल, कि मॉब कुछ भी जाए। फॉर एग्जांपल, मीनार पाकिस्तान पे जो इंसिडेंट हुआ, आप लोगों को पता है सबको उस इंसिडेंट के बारे में। इट वाज अ मॉब साइकी, दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन दैट वल्गर एक्टिविटी। और उन लोगों ने, अब देखा जाए तो वो उन सब की डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उनकी डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग थी। तो कभी कभी ये जो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। तो उस टाइम पे इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्लेटो ने कहा कि ये वो सिस्टम है जो कि एक पढ़े लिखे आदमी को, जो एक समझदार रैशनल बंदे को मारने का हक रखती है, पावर रखती है। तो ये सिस्टम कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है कि जब एक आम आदमी जिसके पास अकल, फहम, समझ बूझ कम है, उसको डिसीजन मेकिंग दे दी जाती है, तो वो इस तरह की गलत डिसीजन ले सकता है। और हो सकता है उससे इन्फ्लुएंस होकर कोई और भी गलत डिसीजन है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग अक्सर, लड़के कम ही होते, लड़कियां जाती है अक्सर इकट्ठे शॉपिंग करने। आपकी फ्रेंड ने कोई सूट लेना हो तो उसको एक पसंद आता है, आपको तीन पसंद आ जाते हैं। तो हम लेने तो नहीं गए होते सूट, लेकिन हम इन्फ्लुएंस होने की पावर होती है, टेंडेंसी होती है किसी और से। या हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें दो सूट या कोई दो जूतियां पसंद आएंगी, तो हम किसी फ्रेंड को ले जाते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, कि मुझे आप गाइड कर दो। फिर वो गाइड कर देती है, आप वो वाली जूती ले लेती हो, घर आ जाती हो, फिर आपको लगता है नहीं यार दूसरी लेनी चाहिए थी, ये तो नहीं लेनी थी। तो ये साइकी, ये जो इंस्टिंक्ट है, ये इंसान के अंदर नेचुरली इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी से इसीलिए दूर था प्लेटो। ठीक, अब इस चीज को आपने जहन में रखना है। और अब प्लेटो की जो फिलॉसफी है, जो पहली फिलॉसफी, मैंने थोड़ा सा इसको इन डिटेल आपको ज्यादा इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो किस तरह के एनवायरनमेंट में हुई है। पॉलिटिकली टर्मोइल है, स्पार्टा अटैक कर रहा है एथेंस में, जो सोक्रेटिस को जहर पिलाया जा रहा है। तो इस तरह के माहौल में, इस तरह के एनवायरनमेंट में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। ठीक, तो बात आप लोगों को यहाँ तक ना समझ आई हो तो मैं हर फिलोसफर का सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की तरह नहीं बताऊंगा, वो आप लोगों ने नेक्स्ट पढ़ के आना हुआ करेगा। लेकिन ये कि जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से चीजों को आपने, ये सारा कुछ आपने पेपर में नहीं लिखना, पेपर में एग्जाम रेलिवेंट ही लिखना है, लेकिन आपके जेहन में ये बात होगी तो फिलोसफी समझनी आसान हो जाएगी।
प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस और प्लेटो की ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ सोल। अब जो प्लेटो की ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ सोल या थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ये दोनों चीजें एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं और एक ही चीज के नाम है ये। उसने ये कहा कि हर इंडिविजुअल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हर इंडिविजुअल के 3 कंपोनेंट्स हुआ करते हैं। एक होता है रैशनल पार्ट। अब ये हो सकता है बुक में इसकी वर्डिंग डिफरेंट हो, लेकिन मेन जो एसेंस होगा वो यही होगा। रैशनल पार्ट, तीसरा है एपिटेटिव पार्ट और दूसरा है स्पिरिटेड पार्ट। रैशनल पार्ट का ताल्लुक है दिमाग से, द यूज ऑफ योर ब्रेन, लॉजिक, रीजन। स्पिरिटेड पार्ट का ताल्लुक है आपकी सोल से, आपकी सेटिस्फैक्शन से, आपकी ग्लोरिफिकेशन से। जो एपिटेटिव पार्ट है, एपिटेटिव पार्ट का है आपकी बेसिक नीड्स, आपके सर्वाइवल से। जो आपका रैशनल पार्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशन के लिए। मतलब आप किसी भी चीज को कितना फिलोसॉफिकल समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये चीज आपके रैशनल पार्ट पे डिपेंडेंट होती है। जो स्पिरिटेड पार्ट है, इट डील्स विद योर इमोशंस, कि आप किसी चीज को देख के क्या महसूस करते हैं। जी ये फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब है आपका झुकाव, आपका उसके लिए इंटरेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये थ्योरी ऑफ जस्टिस के नीचे कौन सी थ्योरी है, काइंडली दोबारा। ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ सोल, TRIPARTIT, ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ सोल। के सोल के या जस्टिस के क्या है, जस्टिस और सोल के क्या पार्ट्स होते हैं, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। अब जो आपका स्पिरिटेड पार्ट है, डील्स विद योर इमोशंस, इमोशंस ऑफ लव, एंगर, एम्पैथी, हैप्पीनेस, ये सारे की सारी चीजें। और जो एपिटेटिव पार्ट है, इट डील्स विद योर बेसिक नीड्स, योर डिजायर्स, योर डिजायर टू एक्विजिशन ऑफ फूड, क्लोथ्स, हाउस, शेल्टर, ये सारी की सारी चीजें। थ्योरी ऑफ जस्टिस ये कहती है कि ये जो तीनों के तीनों पार्ट हैं, ये हर इंसान में होते हैं।
आप अपने अंदर देखोगे तो आपके अंदर भी ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। ठीक, किसी के अंदर ज्यादा होंगी, किसी के अंदर कम होंगी, लेकिन होंगी जरूर। अब वो ये कहता है कि जस्टिस डिमांड, जस्टिस जो इंसाफ है सोसाइटी में, वो क्या डिमांड करता है? वो डिमांड ये करता है कि ये तीनों की तीनों चीजें दे शुड बी इन सिंक्रोनाइजेशन। वन शुड नो अबाउट हिज और हर स्ट्रॉन्ग पार्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रैशनल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आपका स्पिरिटेड पार्ट स्ट्रॉन्ग है, या आपका एपिटेटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग है। And this is political justice according to Plato. You should know what is your strength. अब ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट इतना ही है बस। इस बेसिस पे प्लेटो ने कहा कि द सोसाइटी, अब अगर आ जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी उसने कैसे की, तो आप ये जस्टिस लिखोगे और साथ बताओगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी में, कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी में उसने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 आर गार्डियंस, नंबर 2 आर auxiliaries, AUXIALARIES, and number 3 is producers. Auxiliaries, AUXIALARIES। अब ये पॉलिटिकल जस्टिस के बाद क्लासिफाई किया सोसाइटी को कि क्योंकि ये तीनों चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी चीज स्ट्रांग है, एंड दिस इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। फिर उसने कहा कि इस बेसिस पे सोसाइटी को हम 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, और 3 तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में। नंबर 1 इज द गार्डियंस, नंबर 2 ऑक्सिलरीज, और नंबर 3 प्रोड्यूसर्स। गार्डियंस वो लोग हैं कि जिनका रैशनल पार्ट डोमिनेंट है ऑन देयर अदर 2 पार्ट्स। स्पिरिटेड पार्ट और एपिटेटिव पार्ट पे रैशनल पार्ट डोमिनेंट है, यानी कि दे आर मोर रैशनल, रीजनेबल, philosophical, logical, well educated as compared to the auxiliaries and producers. उनकी जो रीजन की टेंडेंसी है, क्वेश्चन करने की टेंडेंसी है, वो आम लोगों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका रैशनल पार्ट स्ट्रॉन्ग है। फिर जो आपकी ऑक्सिलरीज है, दे आर द वॉरियर्स। जो आपकी मिलिट्री या आपकी मिलिशियाज होती हैं, कि जिन्होंने फॉरेन इन्वेजन को रोकना है, जिन्होंने को स्टेट को बचाना है, उनका वो ऑक्सिलरीज होते हैं। और उनका स्पिरिटेड पार्ट, सोल बहुत स्ट्रांग होती है, उन्हें ग्लोरिफिकेशन चाहिए होती है, प्राइड चाहिए होता है, उन्हें सेटिस्फेक्शन के लिए प्रेज, सेल्फ प्रेज चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं? वो मुल्क को, कौम की सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो वो लोग हैं ऑक्सिलरीज, कि जिन्होंने बचाना है लोगों को, और उनका स्पिरिटेड पार्ट डोमिनेंट है उनके रैशनल पार्ट पे भी और उनके एपिटेटिव पार्ट पे भी। और लास्ट वाले हैं प्रोड्यूसर्स। इन्होंने सिर्फ नीड्स है इनकी,
इन्होंने रोटी कपड़ा मकान इन चीजों को कंज्यूम करना है। ये किसान है, ये कारपेंटर्स हैं, ये वर्कर्स हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने खेतों में काम करना है, जिन्होंने कुर्सियां बनानी है, जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम करना है। तो इनका एपिटेटिव पार्ट डोमिनेंट होता है इनके रैशनल और इनके स्पिरिटेड पार्ट से। आपके क्राफ्टमैन, फिशरमैन, आर्टिजन्स, और इसी तरह हाईएस्ट केडर ऑफ द सोसाइटी, मिडिल केडर ऑफ द सोसाइटी और लोएस्ट केडर ऑफ द सोसाइटी। ये इसी क्लासिफिकेशन को उसने कहा कि जिसका रैशनल पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशन ज्यादा है, रीजनेबल ज्यादा है, लॉजिकल ज्यादा है, तो वो क्या है? गार्डियंस। जिनको ग्लोरिफिकेशन से खुशी मिलती है वो ऑक्सिलरीज है, और जिनको चीजें बना के काम करके खेतों में हल चला के उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब हर कोई ये काम क्यों करता है? क्योंकि उसका ये वाला पार्ट डोमिनेंट होता है, कि उसका एपिटेटिव पार्ट डोमिनेंट है, तो ही वो जाके किसी और के बैठने के लिए कुर्सी बनाएगा। उसका गार्डियन वाला स्पिरिटेड पार्ट, गार्डियन वाला अगर उसका जो रैशनल पार्ट है वो डोमिनेंट है, तो वो चीजों को एक डिफरेंट इंसान की तरह देखेगा, डिफरेंट एंगल से देखेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसको अकल के पैमानों पे टेस्ट करेगा। ठीक। अब जस्टिस को उसने कहा कि जस्टिस is the function of specialization। कि जो जस्टिस है वो ये है कि आपको ये पता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है, रैशनल पार्ट में है, आपके स्पिरिटेड पार्ट में है, या आपके एपिटेटिव पार्ट में है। तो ये जस्टिस है, टू नो व्हाट यू आर गुड एट। और ये कैसे पता चलेगा? इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन। ये आप कर नहीं सकते कि ऐसा हो नहीं सकता सोसाइटी में कि एक प्रोड्यूसर ऑक्सिलरीज में बन जाए या एक प्रोड्यूसर आपकी गार्डियन का ग्रुप बन जाए। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा वो करता है, अगर ऐसा होता है, तो ये जस्टिस नहीं है, ये इनजस्टिस है। कि आप अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को छोड़ के किसी और के एरिया ऑफ स्ट्रेंथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोसाइटी की रेफॉर्मेशन नहीं हो सकती, सोसाइटी आगे बढ़ नहीं सकती। तो डिसीजन मेकिंग का काम है सिर्फ गार्डियंस का, ऑक्सिलरीज का काम है सिर्फ बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है, और प्रोड्यूसर्स का काम है हमारे लिए चीजें बनानी। और ये आपका सोसाइटल रोल है कि गार्डियंस का सोसाइटल रोल है डिसीजन मेकिंग करना, पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंट करवाना। ऑक्सिलरीज का काम है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना ऑन द बॉर्डर्स और सेफ्टी को इंश्योर करना। और प्रोड्यूसर्स का काम है हमारे लिए चीजें बना के देना, हमारे लिए कंफर्ट पैदा करना, हमारे अंडर काम करना। ठीक। अब ये हर किसी का सोसाइटल रोल है। आपको अपना अपना सोसाइटल रोल मालूम होना चाहिए, अपनी स्पेशलाइजेशन मालूम होनी चाहिए, और अपना सोसाइटल रोल आपको अपने डोमेन में 100% परफॉर्म करना चाहिए। दिस इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और ये पहला रीजन था कि प्लेटो ने इस चीज को रेटिफाई किया, लॉजिक दी, रीजन बनाई ऑफ फिलोसोफर किंग, कि जो किंग्स होते हैं, जो किंग होगा स्टेट का, ही शुड बी अ फिलोसोफर। उसकी फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशन ज्यादा होनी चाहिए, और ही बिलोंग्स टू द गार्डियन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि उसका रैशनल पार्ट
डोमिनेंट है ऑन ऑल हिज पार्ट्स। और यही रीजन दी थी प्लेटो ने। प्लेटो के कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग अगर आप पढ़ोगे तो उसने यही कहा था कि फिलोसफर शुड रूल, फिलोसफर शुड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि वो रैशनल होते हैं। अगर बाकी दोनों से ये काम करवाएंगे तो वो डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो रैशनल नहीं है। तो इसलिए उसने कहा कि अगर लोगों को डिसीजन मेकिंग की पावर देनी है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह सबको ना दो, कुछ लोगों को दो कि जिनकी अकल, जिनका फहम, जिनकी समझ, जिनकी बूझ, जिनकी फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशन बाकी लोगों से ज्यादा डोमिनेंट है, जिसको जो काम सही आता है, जो जिस काम में स्पेशलाइज है, उसको वही काम करना चाहिए। आई सर्जन को आप हेड सर्जरी दे दोगे तो वो कैसे उस काम को परफॉर्म करेगा? तो ये इनजस्टिस है अपनी ड्यूटी के साथ, सोसाइटी के साथ, अपने फंक्शन के साथ। तो इसलिए प्लेटो ने कहा कि स्पेशलाइजेशन ही है, स्पेशलाइजेशन ही जस्टिस है अपने अपने रोल के साथ। समझ आई है कि ऊपर से गुजर गई है? ये दो तीन जो फिलोसफीज है इसकी इकट्ठी डिफरेंट नामों से आती है। प्लेटोस फिलोसफी ऑफ जस्टिस, ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ सोल, ये सब दोनों यही है। या व्हाट इज द प्लेटोस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, वो भी यही है। एक्सक्यूज मी सर। प्लेटो की अब एक जी सर अगर प्लेटोस आइडियल स्टेट हो तो फिर भी क्या यही आएगा जो उसने स्टेट के लिए है? प्लेटोस का जो आइडियल स्टेट है उसमें काफी सारी और चीजें आएंगी, अभी नहीं है आएगा। ये उसका एक कंपोनेंट जरूर है। ओके सर। ये थ्योरी समझ आई है? इसमें कोई चीज नहीं समझ आई तो बताओ मुझे, समझ आने लग जाए। एक थ्योरी है प्लेटो की, एलेगरी ऑफ केव। एलेगरी यहाँ पे यूज होता है एज अ मेटाफर, इस्तारे के तौर पे, एज अ सिंबल, आपको कोई चीज समझाने के लिए। अब फिलोसफर किंग्स आपने याद रखना है, प्लेटो का ये कॉन्सेप्ट था कि फिलोसफर किंग्स को फिलोसफर होना चाहिए, उनको फिलोसफी, रीजन, रैशनल चीजों की समझ बूझ आनी चाहिए। ठीक। अब प्लेटो की एक कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ऐसे, ये केव है, ठीक? ये तो बंदा है वहां पे, इस तरह के एक दो और बंदे हैं, और ये दो तीन लोग यहाँ पे हैं जिनको ये ऊपर से मैंने बनाया, ये इनके ऊपर जंजीरें लगी, मतलब कि जंजीरों से जकड़े हुए। ठीक। ये एक केव है और ये एक बंदा है, ये दीवार है, दीवार के साथ ये जंजीरों से जकड़े हुए। ठीक। जहाँ पे इनके सामने एक फ्लैट केव की दीवार है। अब होता क्या है,
ये ड्राइंग बहुत ही बुरी है, सिर्फ बुरी नहीं है, ठीक है। ये लोग बैठे हैं यहाँ पे और ये ना आग जल रही है, यहाँ पे फायर है। ये एनिमल यहाँ पे अप्रोच करता है और इस एनिमल का जो इमेज है वो यहाँ पे इसको नजर आता है। इस एनिमल का इमेज इस जगह पे इन लोगों को नजर आता है, इनका मुंह इस तरफ ही है, ठीक है। 7 8 10 लोग बैठे हैं और उनको वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं और उनको सिर्फ आग से इस एनिमल का इमेज नजर आता है, इमेज, एनिमल भी नहीं, ठीक। जब इसको इस एनिमल का या पीछे को प्लांट्स उग जाते हैं, इसका इमेज यहाँ पे व्यू नजर आता है, इमेज नजर आता है। जब इनको इसका सिर्फ इमेज नजर आता है तो आपको जो चीज नजर आएगी, आप सिर्फ आपका दिमाग, आपके सेंसेस उसी को सच मान लेंगे। जो चीज आंखों से देखी होती है, कभी कभी होता है ना आंखों का देखा हुआ भी झूठ होता है, तो आपके देखने में ये होता है, आपकी जो सेंस होती है वो ये कहती है कि यही ओरिजिनल ट्रू फॉर्म है ऑफ एवरीथिंग। इनमें से क्या होता है कि एक दिन एक बंदा इन जंजीरों को तोड़ के इस केव से इसी तरह बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि ये इतना बड़ा सन है जहां से सनलाइट आ रही है, ये तो बहुत बड़े बड़े दरख्त है, डिफरेंट फॉर्म के एनिमल्स हैं। तो वो ये देखता है कि जो इमेजेस हम देखते रहे हैं वो तो रियल नहीं थे, उस तरह की जो रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं थी चीजों की, वो तो जस्ट इमेजेस थे। वो खैर बर्बाद होता है, भागता है वापस अपने साथियों के पास, उनको बताता है कि भाई ये जो यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, इन चीजों की ओरिजिनल एग्जिस्टेंस ऐसी नहीं है, ये चीजें डिफरेंट है। तो देखते जाओ पागल तो मास्टर का ऐसा सटे आ गया, ये ऐसे बस बोल रहा है। अब प्लेटो ने इस सारी की सारी स्टोरी को यूज किया है जस्ट टू टेल अ स्टोरी और टू सब्सटेंशिएट अ कॉन्सेप्ट, ठीक। क्या कर सकता है? ये जो केव है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? केव रिप्रेजेंट करती है आपके कन्वेंशनल व्यूज को, आपकी सेंसेस में आपको जकड़ा हुआ है, आपकी सेंसेस आपको वो दिखाती है, वो समझती है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंस के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। देयर कुड बी समथिंग बियॉन्ड योर सेंसेस। और इसको जो सेंसेस के नॉलेज को बोलते हैं एम्पिरिसिज्म, कि आप अपनी सेंसेस पे रिलाई करके चीजों को समझे। प्लेटो इसको अपोज करता था। सर ये क्या वर्ड है? EMPIRICISM। प्लेटो इस चीज को अपोज करता था कि ये जो सेंसेस पे हम रिलाई करते हैं, क्योंकि वो तो सेंस ऑफ विजन पे रिलाई करते रहे और इमेजेस देखते रहे और उसी को एक रियलिटी, एक सच, एक हकीकत मानते रहे। क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ विजन आपको वही इमेज दिखा रही थी। जो शेडोज है आपके,
वो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी परसेप्शंस को। आप सिर्फ वो देखते हो जो आपको बज़ाहिर नजर आता है, वो सुनते हो जो बज़ाहिर सुनाई देता है। आप लोग you look about the truth but not the complete truth। अब यहाँ पे आपको जानवर की आंखों का शेडो तो नजर आएगा, लेकिन उस जानवर की आंखें ओरिजिनली हैं कैसी वो तो नजर नहीं आएंगी। सोर्स ऑफ लाइट तो नजर आएगा कि लाइट कहीं से आ रही है, लेकिन वो लाइट किसी बल्ब से आ रही है, किसी आग से आ रही है, किसी लैंप से आ रही है, वो तो नहीं पता चलेगा ना। तो you only see what your senses compel you to see, but that is not the complete truth। ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन उसमें मजीद कोई बेहतरी, कोई चीज का मार्जिन है। तो ये जो आपके शेडोज है, ये आपकी परसेप्शन, जो चीज आप परसीव करते हैं पहली दफा में, उसको रिप्रेजेंट करती है। ये पहली चीज हो गई केयर, दूसरी चीज शेडो, तीसरी चीज है द एस्केप। कि उसने ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो जंजीरें हैं जमाने के जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको तोड़ा, इन शैकल्स को तोड़ा, और उसके बाद ही वेंट अहेड लिस्टिंग टू द रैशनल पार्ट। अब उसने ही इन बॉन्ड्स को क्यों तोड़ा? बाकी लोग भी तो तोड़ सकते थे। क्योंकि उसका जो रैशनल पार्ट है वो डोमिनेंट था। एस्केप का कॉन्सेप्ट ये है कि उसने जो ओल्ड ट्रेडिशनल व्यूज थे दुनिया के, उनको तोड़ा, उन शैकल्स को तोड़ा, और अपने डोमिनेंट रैशनल पार्ट की वजह से ही वेंट अहेड टू नो अबाउट द कंप्लीट ट्रुथ। और उसके बाद एस्केप के बाद उसका क्या हुआ? द रिटर्न। वो वापस आया। अब अगर ऑर्डिनरी लोग होते तो वो कहते कि जो हमने देखा, सोचा, समझा था वो ठीक है, ये गलत है। लेकिन जो जिनका रैशनल पार्ट डोमिनेंट होता है, जब वो वापस आते हैं, सो दे मेक अ डिसीजन, दे कंक्लूड। उसने कहा कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहूंगा, बल्कि मैं तुम लोगों को भी कहता हूँ कि तुम भी यहाँ से चलो। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रुथ। और ऑर्डिनरी पीपल जिस तरह से रियलिटी को देखते हैं, एक फिलोसफर उस रियलिटी को नहीं देखता वैसे। वो ऑब्जेक्टिव होता है, डिफरेंट तरीके से देखता है चीजों को एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पीपल। इसीलिए जो इनके यहाँ रहने का और उसके बाहर निकलने का चॉइस था, दे मेड अ रॉन्ग चॉइस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट ट्रुथ की तरफ नहीं जा रहे। तो ऐसे लोग जो के शक्ल्स में अपनी सेंसेस के गुलाम होते हैं, जमाने की बंदिशों में बंधे होते हैं, दे शुड नॉट बी गिवन और हैंडल्ड द फेट ऑफ द सोसाइटी। माशरे की डिसीजन मेकिंग, माशरे का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में देना चाहिए कि जो फिलोसफर्स हैं, जो दे कैन, हु कैन थिंक बियॉन्ड द लिमिट्स, हु कैन लुक बिटवीन द लाइंस। समझ आई? मतलब अब कह रहे हैं कि जिसने निकला थोड़ा उसने ये बाहर निकल गया, उसके बाद वापस आया और उसने इनको कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा नहीं, तुम पागल हो, तुम जाओ, हम नहीं जाते। तो ऐसा बंदा कि जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर है और वो चीजों को लॉजिकली देख सकता है, वो फिलोसफर किंग है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सेंसेस पे सिर्फ बिलीव नहीं किया, उसने इससे आगे का सच भी जानने की कोशिश की है। तो उसका रैशनल पार्ट क्योंकि डोमिनेंट है,
तो फिलोसफर किंग उसी बंदे को होना चाहिए, और सोसाइटी का जो फ्यूचर है, जो फेट है, वो उसी के हाथ में होना चाहिए, जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर और जो लोगों के लिए ज्यादा फिलोसॉफिकल डिसीजन ले सके, ज्यादा रैशनल डिसीजन ले सके। ये समझ आइए। तो अगर फिलोसफर किंग पे सवाल आएगा तो आप लोग जस्टिस भी थोड़ा सा लिखोगे, एलेगरी ऑफ केव का भी हवाला दोगे, और फिर फिलोसफर किंग को एक्सप्लेन करोगे। ये एलेगरी ऑफ केव समझ आया कि क्या था? ये आपको मैं एक छोटा सा वो बनवा देता हूँ, एक फ्लो चार्ट सा, ताकि आपको ये सारी की सारी जो थ्योरी आज हमने पढ़ी है ये समझ आ जाए। Role of ruler is to ensure that people follow a good life. Number one. Knowing what is good life needs mental abilities. ये बुक्स पे या इंटरनेट पे ये चार्ट बना हुआ है। मेंटल एबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, morality and knowledge। ठीक, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, only philosophers have this ability of knowledge। Number 4, political power should only be given to philosophers। और नंबर 5 है unless philosophers are kings, comma, cities will never have rest from their vices। VICES, इसको evils को बोलते हैं या बुराइयों को बोलते हैं। ये पूरी की पूरी फिलोसफर किंग की समरी है कि सबसे पहले रोल ऑफ द रूलर ये है दैट ही हैज टू एंश्योर को अच्छी जिंदगी दे। ठीक है, उसने इस चीज को एंश्योर करना है। अब अच्छी जिंदगी से क्या मुराद है, उसके लिए उस चीज को जानने के लिए कि नोइंग व्हाट इज गुड लाइफ मींस mental abilities, your intellectual abilities, knowledge of morality। फिर कि सिर्फ फिलोसोफर्स ही है इस सोसाइटी में कि जिनके पास ये नॉलेज, ये एबिलिटी, ये स्किल होती है कि उनको पता हो कि क्या लोगों के लिए अच्छा है, लोगों की जिंदगी किससे ट्रांसफॉर्म हो सकती है।
अगर फिलोसफर्स को ही ये पता है सिर्फ, तो पॉलिटिकल पावर जो है वो सिर्फ फिलोसफर्स को ही देनी चाहिए। ठीक। फिर एंड में उसने कहा कि जब तक फिलोसफर्स यानी कि जो किंग्स हैं वो फिलोसफर्स नहीं होंगे, सिटीज यानी कि जो आपकी स्टेट्स हैं, दे विल नॉट हैव रेस्ट फ्रॉम देयर वाइसेस, कि उसके अंदर जो इवल्स है, जो बैड थिंग्स है, जो बैड कॉन्सेप्ट्स है, जो सोसाइटी को प्रोग्रेस नहीं होने दे रहे, वो खत्म नहीं हो सकते। तो प्लेटो वाज इन द फेवर ऑफ अ स्टेट, जिसको उसने आइडियल स्टेट कहा। नेक्स्ट टाइम हम इसको जब कंप्लीट करेंगे, ये मैंने अभी इसको आपको थोड़ा सा रहता है प्लेटो, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो आइडियल स्टेट के बारे में पढ़ाऊंगा, प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स ये पढ़ाऊंगा। और इस चीज को आप साथ में पढ़ के लाएंगे। ये प्लेटो की एक कोटेशन है, उसके अपनी कही हुई बात है। तो एक या दो कोटेशंस आपने हर फिलोसफर की याद करनी है एज अ रेफरेंस। सर ये पहला क्या लिखा हुआ है? रोल ऑफ रूलर इज टू एंश्योर दैट पीपल फॉलो अ गुड लाइफ। क्वेश्चंस बताओ भाई, आपको क्या चीज समझ नहीं आई आज वाले लेक्चर्स में से? बिल्कुल भी। सर बहुत इंटरेस्टिंग था आज का लेक्चर। इंटरेस्टिंग था आज का लेक्चर। बाकी बताओ किसको समझ नहीं आई? आ गई समझ? इसको पढ़ो, रीड अबाउट इट, इसमें से क्वेश्चंस देखो पास पेपर में कौन कौन से आए हुए। आपको मजीद कोई चीज नहीं क्लियर होगी, अभी प्लेटो को हमने एक दो एंगल से और करना है। इसका थ्योरी ऑफ एजुकेशन करना है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स करना है, और मैंने आपको फिर जो नेक्स्ट फिलोसफर करवाना है उसके साथ इसका कंपैरिजन भी करवाना है। तो रीड अबाउट इट, और मजीद इसमें जो चीजें आपको नहीं समझ आएंगी तो वो आप मुझसे, अगर आप पॉलिटिकल साइंस अभी शुरू कर रहे हो पढ़ना, तो लेक्चर्स ले रहे हो तो इसको साथ साथ पढ़ना शुरू कर दो। और ये जो जूड हरमन और वो जो अली नकवी की बुक है, ये दोनों ले लो, ठीक है? सर मैं आपसे एक्चुअली ये पूछना चाह रही हूँ कि सर मैंने ना लेक्चरर पोल साइंस में अप्लाई किया है, तो क्या ये लेक्चर मेरे लिए हेल्पफुल होंगे अगर मैं लेती हूँ, या आप मुझे प्लीज थोड़ा गाइड कर दें? देखिए आपका टेस्ट कब है? सर ये नहीं पता कब है, लेकिन अप्लाई किया हुआ है ना। बस फिर ये लेक्चर्स आपके लिए बेहतर होंगे, आप ले लें। और सर जो आपने बुक बताई, मेरे पास एक बुक है चौधरी अहमद नजीब की, कारवान वालों की। वो ठीक है। वो अच्छा आपको मजीद आपने ठीक है। वन पेपर के लिए टेस्ट देना, आपने सीएसएस पीएमएस तो नहीं देना ना? नहीं नहीं सर, पीपीएससी में मैंने देना है टेस्ट लेक्चरर का। पीएससी देना ना, पीएमएस तो नहीं देना ना? नहीं सर। बस फिर आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप बस लेक्चर सुन लिया करें ध्यान से। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन? बस जी, आप पूछे। असाइनमेंट में दूंगा, आप परेशान ना हो, अभी के लिए नहीं है। आपकी अभी के लिए असाइनमेंट ये है कि इसको पढ़े, और जो नेक्स्ट थियरीज हमने पढ़नी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, सॉरी, वो पढ़ के आए। ये असाइनमेंट आप लोगों की।